नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एनएसयूआई छात्र संगठन ने टीआरएस प्राचार्य का विरोध जताते हुए पहनाया भारतीय जनता पार्टी का पट्टा। नगर निगम द्वारा 3 मटन दुकानों के खिलाफ शिकायत दर्ज। रीवा पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में लाखों की कीमत का पकड़ा गया गांजा। एक अन्य कार्रवाई में 4 साल से फरार शातिर तस्कर को किया गया गिरफ्तार। और नवीन न्यायालय परिसर में जगह आवंटन को लेकर लगी रोक। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। टीआरएस प्राचार्य द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए आज एनएसयूआई छात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगाते हुए नेम प्लेट भेंट कर विरोध जताया है। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में टीआरएस महाविद्यालय के प्राचार्य को बीजेपी का पट्टा व प्राचार्य कक्ष के बाहर भारतीय जनता पार्टी का नेम प्लेट भी लगाया गया। जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि बीते 2 दिनों पहले का मामला है। पूरे मीडिया सोशल मीडिया में फोटो चल रहे हैं। छात्र छात्राओं को टीआरएस महाविद्यालय के ग्रुप में मैसेज कर कॉलेज बुलाया गया कि आप सभी का टेस्ट आना अनिवार्य है, अन्यथा दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। जब छात्र छात्राएं महाविद्यालय पहुंचती हैं तो उन्हें बस में भरकर ढेकहा स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ले जाया जाता है और बीजेपी के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के शिक्षक भी मंच शेयर करते हैं। क्या कोई सरकारी शिक्षक किसी राजनीतिक पार्टी के मंच पर बैठ सकता है? टीआरएस महाविद्यालय में लगातार ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। प्राचार्य मैडम का कहना है कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी। महाविद्यालय के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गतिविधियां हो जाती हैं और मैडम को जानकारी ही नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम महाविद्यालय नहीं चला पा रहे हैं। महाविद्यालय के अंदर ऐसे भी पहले भी गतिविधियां हो चुकी हैं। अभी तक तो केवल सीएम पीएम के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को भीड़ बनाने का कार्य किया जाता था, परंतु अब राजनीतिक कार्यक्रमों में भी कार्यालय में छात्रों को भीड़ बनाने का काम चालू कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा अगले हफ्ते एनएसयूआई अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठेगी और प्राचार्य मैडम को इस्तीफा देना होगा। और क्या कहना है पंकज उपाध्याय का, आप सुनिए। स्पष्ट है। कई बार आप लोगों ने देखा है कि पहले क्या होता था टीआरएस महाविद्यालय में कि जब कोई सरकारी या कि सीएम आते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी आता है तब जाके छात्रों को भीड़ बनाने का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब एक यहाँ नया नियम भी चल गया है। छात्रों को मैसेज किया जाता है कि आपको कल आना है, आपका असाइनमेंट सेमिनार होगा। इस प्रकार से मैसेज होता है। जब असाइनमेंट सेमिनार के लिए छात्र यहाँ पहुंचते हैं तो उनका असाइनमेंट सेमिनार कैंसिल होकर सबको बस में भर के बीजेपी कार्यालय शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि शिक्षक भी जाता है, मंच में वो बैठता है। आप ये बताइए, कोई भी सरकारी शिक्षक क्या मंच में किसी पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है, क्या किसी राजनीतिक पार्टी में जाके बैठना शोभा देता है? क्या ये सही है? दोहरा मापदंड क्यों अपनाती है टीआरएस महाविद्यालय लगातार? अब अस्सी मैडम ने, आपने सुना क्या बोला है प्राचार्य मैडम ने? उन्होंने कहा है इनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। आप लोगों के सामने की बात है। मतलब महाविद्यालय में कुछ भी हो जाए, होली में गाना बजता है अश्लील, इनको पता नहीं होता है। पूरे शिक्षक जाते हैं बस में भर के छात्रों को बुला के बढ़िया ड्रेस में, विधिवत फोटो चल रही है पूरे मीडिया में हर जगह, पर मैडम को जानकारी नहीं। आखिर ये प्राचार्य मैडम किस लिए हैं? अगर प्राचार्य मैडम है तो उनको कॉलेज के अंदर कोई भी गतिविधि होती है तो पता होना चाहिए। हमारी मांग है कि अगर मैडम के संज्ञान में नहीं था ये, तो ये जो भी शिक्षक हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई छात्रों के साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है और भीड़ बनाने का बीजेपी हिस्सा बना रही है, मात्र उनको भीड़ बनाने का काम किया जाता है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो आज हम लोग ये मैडम को भेंट करने आए थे, आप देख लीजिए। अगले सोमवार से हम लगातार अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे टीआरएस महाविद्यालय के सामने। 7 दिन के लिए बैठेंगे कि प्राचार्य मैडम इस्तीफा दें, आया कि सरकार इनको खुद भी कहे कि आप नहीं चला पा रही कॉलेज तो आप छोड़। देखिए, ये सब आप लोगों के सामने ही हुआ है। जो भी एक छात्र संगठन का नेता है उसने खुद आकर ये चिपकाया है, जबकि उसने कभी ये सूचना भी नहीं दी कि वो कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं। इस तरह की कोई सूचना नहीं दी। आकर उन्होंने ये चिपकाया और सारे मीडिया वालों को बुला करके उनके सामने दिया। मैंने यहाँ से अंदर से ही जब देखा कि इस तरह का कुछ कार्य कर रहा है, तब मैं बाहर निकल कर आई और फिर मैंने पूछा कि हुआ क्या है। तो उसने कहा, जो आपके सामने ही है सारी चीज़ें जो भी उसने कही, उसने एक शिक्षक का नाम लेकर के कहा कि उन्होंने सुबह 8 बजे बच्चों को बुला करके और इस तरह का कार्य कराया। ये चीज़ मेरे संज्ञान में है ही नहीं, क्योंकि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं एडेड नहीं हूँ। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे को बुलवाया गया है वो टीचर और उनका वो है। और यदि किसी को आपत्ति थी
उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या मुझे सूचना दी? आपके सामने मैंने पूछा, किसी ने सूचना नहीं दी कि इस तरह से हमारे साथ किया जा रहा है। तो यदि हमारे पास इतना बड़ा कॉलेज है, सुबह 8 बजे से 6 बजे तक चलता है, तो हम लोगों को जब तक कोई सूचना नहीं देगा, हमें कैसे संज्ञान में आएगा कि इस तरह से बच्चों के साथ हो रहा है? अब आरोप इन्होंने जो लगाया है, मैं उसकी जांच करवाऊंगी। और अभी भी आप देखिए, कुछ उसने एक भी कागज दिया हो मुझे कि ये इस तरह का हुआ है और आप इस पे जांच कराएं, कुछ भी नहीं दिया। केवल मीडिया के सामने आकर के इस तरह का प्रदर्शन करके और चले गए हैं। पर मेरे संज्ञान में चीज आई है, मैं इस पर निश्चित रूप से पूरी तहकीकात करा करके और कार्रवाई करूंगी। वो उसी ने लगाई है, आपके सामने लगाई है, आपने देखा होगा। उसके भी खिलाफ हम लिखेंगे कि इस तरह से इन्होंने किया है यहाँ पर आकर के। छात्रों को निजी कार्यक्रम में ले जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम, क्या इसकी जांच होनी चाहिए? तो बिल्कुल करेंगे। अब हम पहले भाई, जब तक हमारे संज्ञान में कोई चीज आएगी नहीं, तब तक हम कैसे कुछ किसी के भी खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे? और उन्होंने भी अभी कुछ रिटर्न में नहीं दिया है, केवल आए, चिपकाए, आपके सामने उन्होंने जो भी वक्तव्य दिए और उसके बाद चले। रीवा नगर निगम आयुक्त के द्वारा आज सिटी कोतवाली थाने में 3 दुकानों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए पत्र लिखा गया है। नगर निगम के द्वारा झिरिया में बनाई गई मीट एवं मछली मार्केट के बाद शहर के अन्य स्थानों पर दुकानों के संचालन पर रोक लगा दिया गया था। सभी दुकानदारों को एक स्थान पर दुकान संचालित करने के निर्देश भी दिए गए थे, जिसके लिए दुकानें भी आवंटित करा दी गई। लेकिन इसके बावजूद कुछ दुकानदार अभी भी शहर के विभिन्न स्थानों पर मटन का और मछली की दुकानें संचालित कर रहे हैं, जिसे नगर निगम ने अवैध बताया है। विशेषकर घोघर में 3 दुकानें अभी भी संचालित हो रही हैं, जिन्हें कई बार समझाइश दी गई, लेकिन अब इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थाने में मामला दर्ज कराया गया है। आज सिटी कोतवाली पहुंचे नगर निगम अधिकारियों के द्वारा घोघर में संचालित हो रही 3 दुकानों पर कार्रवाई का शिकायत पत्र सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से लकी मीट हाउस, इंडियन मीट हाउस और बादल मीट हाउस शामिल हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी अरविंद राठौर ने बताया कि नगर निगम अधिकारियों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके लिए मौके पर जाकर जांच की जाएगी और अवैध पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। नगर निगम के द्वारा मछली और मटन बेचने के लिए झिरिया में दुकानें चिन्हित की गई हैं। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मछली और मटन बेचने वाले व्यापारियों को दुकानें वहां दी गई हैं। इसके बावजूद भी कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो अभी भी घोघर में थाना कोतवाली अंतर्गत दुकानें खोलकर मटन बेच रहे हैं, जिसमें उनको नोटिस भी दी गई है नगर निगम के द्वारा, पर वो लगातार बेच रहे हैं। नगर निगम के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है, अलग अलग 3 पत्र प्राप्त हुए हैं लकी मीट हाउस, इंडियन मीट हाउस और बादल मटन साहब के विरुद्ध कार्रवाई का, जिसको जांच में लिया जा रहा है। जांच के बाद जैसी कार्रवाई जैसे तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। रीवा जोन में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान का बड़ा असर सामने आया है। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश में और मनगवा थाना प्रभारी वर्षा सोनकर के नेतृत्व में शुक्रवार सुबह पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता दर्ज की। कार्रवाई के दौरान करीब 3 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। पुलिस को यह सफलता उस समय मिली जब मुखबिर से सूचना मिलने पर मनगवा थाना क्षेत्र के रघुनाथगंज कस्बे में अमहा नहर के समीप दबिश दी गई। मौके पर से अवैध मादक पदार्थ गांजा की भारी मात्रा में खेप जब्त की गई। साथ ही एक कार जिसका उपयोग तस्करी में किया जा रहा था वो भी बरामद की गई है। इस कार्रवाई में पकड़े गए गांजा की बाजार में अनुमानित कीमत 44 लाख बताई जा रही है। वहीं जब्त की गई कार की कीमत 6,50,000 आंकी गई है। इस तरह कुल जब्ती की कीमत 50,50,000 रुपए हो गई है। करीब 4 साल से फरार विजय साहू को रीवा पुलिस पकड़ने में सफल रही। आरोपी पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का संगीन आरोप था। रीवा के चुरहटा, सिरमौर और मनगवा थानों में दर्ज मामलों में विजय साहू लंबे समय से फरार था। पुलिस अधीक्षक ऋतुराज और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह की टीम ने विशेष सूचना के आधार पर दबिश देकर विजय साहू को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। ये मैं बताना चाहूँगी आप सभी को, ये रीवा पुलिस और जो हमारी चुरहटा पुलिस है उसका ये एक बड़ा उपलब्धि है। 80,000 रुपए के इनामी आरोपी जो बुच्ची है, बुच्ची उर्फ विजय साहू, इसको अरेस्ट किया गया है। हमारी टीम काफ़ी समय से ये फरार चल रहे थे। चौराहटा थाने की यदि बात की जाए तो चौराहटा थाने के 3 मामलों में ये फरार थे और यदि पूरी रीवा की बात की जाए तो लगभग 17 मामले में ये फरार चल रहे थे। और काफ़ी समय से पुलिस, चौराहटा थाने की पुलिस और हमारी रीवा पुलिस इनको ढूंढने में लगी हुई थी। और इसी दौरान में हमको ये सूचना मिली भोपाल में इनके रहने की,
तो टीम को वहां पर रवाना किया गया। सीएसपी मैडम ने इसको लीड किया, उनके नेतृत्व में टीम को रवाना किया गया। चौरहटा और साइबर की टीम भी साथ में थी। इनको लोकेट किया गया और जब मिले हैं तो इनको अरेस्ट किया गया है, न्यायालय में इनको पेश कर दिया गया है। जब इनको अरेस्ट किया गया है तो इन्हीं के साथ में 1660 शीशी ये कोरेक्स का भी जब्ती किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। बाकी मामलों की यदि बात की जाए तो लगभग 17 मामले जो कि केवल एनडीपीएस के हैं, इनके खिलाफ में दर्ज हैं रीवा और रीवा के विविध थानों में, जिनमें मुख्य रूप से सिविल लाइन, सिटी कोतवाली, चौरहटा, मनगवा और सगरा थाने हैं। और इसके अलावा यदि आबकारी के मामलों की बात करें तो वह मामले भी इनके अगेंस्ट में दर्ज है। इस पूरी कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारी नगर पुलिस अधीक्षक, हमारे जो एसपी सर हैं, आईजी सर, डीआईजी सर के नेतृत्व में ये कार्यवाही हुई है। सीएसपी श्रीमती ऋतु उपाध्याय मैडम, थाना प्रभारी चौरहटा, उनकी टीम, उप निरीक्षक वीरेंद्र पटेल जो कि साइबर सेल से हैं, गौरव मिश्रा साइबर सेल, मृगेंद्र सिंह चौकी प्रभारी नवस्था, उप निरीक्षक प्रशांत शुक्ला, प्रधान आरक्षक शिवजीत मिश्रा, आरक्षक अंकित दुबे, मनोज यादव, अरुणेंद्र सिंह और सुभाष चंद्र, इन लोगों की विशेष भूमिका रही जिनको एसपी सर की तरफ से पुरस्कृत किया गया। यूपी की तरफ देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। बीते दिनों बैल के हमले से घायल बुजुर्ग की आज मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने आक्रोश जताया है। बीते दिनों कैलाशपुरी निवासी राम सुंदर मिश्रा की बैल के हमले से मौत थी। बैल ने यह हमला उस वक्त किया जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी पीछे से धक्का दे दिया। इसके बाद भी बैल का मन नहीं भरा तो उसने बुजुर्ग के पेट में सींग घुसा दी, जिससे 80 वर्षीय राम सुंदर मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद नाराज परिजनों ने नगर निगम की लापरवाही को लेकर आक्रोश जताया। मेरे बब्बा जी श्री राम सुंदर मिश्रा जी के साथ 28 तारीख को प्रातः 6 बजे एक आवारा बैल ने हमला कर दिया था, जिससे उनकी आंत निकल गई थी। आनंद फार्म में हम लोग तत्काल संजय गांधी हॉस्पिटल लाए। संजय गांधी में उनका ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल था, ब्लड भी चढ़ा। उसके बाद भी कल मतलब 30 तारीख को 2 बजे तक ठीक थी, 4 बजे अंतिम सांस ले लिए। अब हम लोग के बीच नहीं रहे। क्या उम्र थी? उम्र 80 साल थी। ये किसकी लापरवाही मानते हैं? ये बैल जो प्रथम दृष्टया तो मान लीजिए नगर निगम की है कि नगर निगम अगर वीकली राउंड ऑफ करे तो आवारा पशुत्ता हो ही नहीं। प्रथम दृष्टया नगर निगम की ही रहती है। सांस की तकलीफ के चलते इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। नीम चौराहा अंतर्गत एक बुजुर्ग महिला को आज सुबह 6 बजे संजय गांधी अस्पताल में सांस की तकलीफ के चलते भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज की लापरवाही के चलते बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि सिर्फ नाम के लिए अस्पताल खुले हैं, कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर ध्यान नहीं देते। उन्होंने सीएम, डिप्टी सीएम, अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना हुए भर्ती कराए, डॉक्टर कोई पता नहीं, बाद में दवाई करते हैं, जब मरे के बाद घर आता। कितने बजे लेकर आए? 6 बजे। क्या समस्या? समस्या सांस लेने में है, मशीन लगा दी, कोई पता नहीं कहा कैसा। हम बता रहे हैं भैया सांस लेने में दिक्कत है, आप जो गड़बड़ी हो तो दवाई करवाइए, इसको चलवाइए। हाँ, डॉक्टर कोई देखने? कोई डॉक्टर देखा नहीं, एकदम फाइल ले इधर उधर घूम बैठ रहे हैं काउंटर में। डॉक्टर साहब की, हाँ, जितने सीएम है डॉक्टर साहब सबके लिए सबकी गलती है। जूनियर भेजा था, सूजी लगावे वाला भेजा था, दवाई करा उनके लगा नहीं होता है, नहीं होता है, अदा की जाती है, अगला आएगा तो कागज में दस्तखत।
यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ फॉर्मेलिटी अदा होती है, अंदला आएगा तो दस्तखत करवाएगा, फिर दूसरा आएगा दस्तखत करवाएगा, इतने में मरीज अपना दम तोड़ देता है। अजय कर फोन आवा तो कर ज़्यादा दवाई करा था। घटना माताराम को सांस लेने में तकलीफ थी, यहाँ सुबह 4 बजे तड़का ला के भर्ती किए हैं, ठीक है ना। यहाँ डॉक्टरों का कोई पता नहीं अभी तक। अभी लास्ट में जब डेड बॉडी हो गई, मतलब मरीज ख़त्म हो गया, तब डॉक्टर एक तरफ से एक बढ़ने लगे, सब अपनी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने लगे हैं। कितने बजे आप लाए थे? यहाँ ले आए हैं 5 बजे। हाँ सुबह 5 बजे यहीं से चलवा टोला से, नीम चौराहा चलवा टोला से ले आए। हाँ, क्या समस्या क्या थी पेशेंट को? इनको थोड़ा सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई थी। पहले तबीयत ठीक थी? नहीं, पहले बढ़िया थी। हाँ, पहले ठीक रही। कोई लेके आए तो यहाँ कहाँ लेके आए थे? संजय गांधी। क्या बोले यहाँ डॉक्टर लोग? यहाँ डॉक्टर लोग ऑक्सीजन लगा दिए, इसके बाद लापता हो गए। कहाँ है क्या है कोई सुनने वाला नहीं। और जैसे मरीज खत्म हो गया वैसे कोई वो लेके आ रहा, कोई मशीन लेके आ रहा। अच्छा, मतलब जब एडमिट किए तब कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, बस ऑक्सीजन लगाए और ख़त्म। इसके बाद कहानी ख़त्म, इनकी ड्यूटी ख़त्म। क्या नाम है? कौन है? विद्या देवी यादव मेरी मम्मी है। आपका क्या नाम है? हमारा जयनंद कुमार यादव नाम। क्या मांग कर रहे हैं आप? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नवीन न्यायालय परिसर में जगह आवंटन को लेकर रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या है दांव पेच और कानूनी कवायद, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में, जहां अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रावेंद्र मिश्रा पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। अब अधिवक्ता संघ जिला रीवा ने नए कोर्ट भवन में अधिवक्ता कक्षों के वितरण हेतु आम सभा का 5 महीने पहले, 6 महीने पहले आयोजन किया था। और उस आम सभा में हमने ये तय किया था, सर्वसम्मत से तय किया था कि सीनियरिटी के आधार पर जो यहाँ अधिवक्ता अपने कक्षों में रहकर विधि व्यवसाय करते हैं, अगर वो अपने अधिवक्ता कक्ष का यहाँ समर्पण करते हैं तो उन्हें उसके एवज में नए भवन में अधिवक्ता कक्ष अलॉट किया जाएगा और इस संबंध में उनसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अपने वर्तमान अधिवक्ता कक्ष को समर्पित नहीं करता है तो उसे नए भवन में अधिवक्ता कक्ष नहीं दिया जाएगा। अधिवक्ता कक्ष की लागत मूल्य लगभग 2.5 लाख या 3 लाख रुपया जो भी हो, भारतीय ये अधिवक्ता संघ की कार्यसमिति ने ये तय किया था कि लागत मूल्य हम सहायता नीति के रूप में अधिवक्ता से लेंगे, जो नए अधिवक्ता जिनको हम अधिवक्ता कक्ष दे रहे हैं, और उसके एवज में उनको अधिवक्ता कक्ष अलॉट करेंगे। अगर वो अधिवक्ता कक्ष खाली करते हैं तो उनका लागत मूल्य वापस कर दिया जाएगा। अब इसी तरह की व्यवस्था हम कुर्सी टेबलों की कर रहे थे कि बैठक व्यवस्था में एक कुर्सी, एक टेबल और एक बेंच जो 6500 रुपये में टेंडर के बाद फाइनल हुई है बनना, उसको लगाने की व्यवस्था को किया जा रहा था। दोनों ही व्यवस्थाओं में लगभग 4 से 5 महीने का समय लगना तय है, क्योंकि जनवरी से जो हमने अधिवक्ता कक्षों के समर्पण का कार्यक्रम प्रारंभ किया तो अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। तो अगर किसी दिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा ये आदेश दिया गया कि नए भवन का हमने पोजीशन प्राप्त कर लिया, आप कल से वहाँ जाएंगे, तो इस व्यवस्था को हम एक दिन में संभव नहीं है कि पूरा कर पाएँ। इसलिए इस व्यवस्था में पहले से कार्रवाई प्रारंभ है। नियम ये है कि अधिवक्ता संघ की आम सभा और उसकी कार्यसमिति में बनाए गए नियम,
इन दोनों का अनुमोदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जाना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभी तक नए भवन का प्रभार नहीं लिया है, इसलिए जब तक वो नए भवन का प्रभार नहीं लेते वो अनुमोदन करने के अधिकारी नहीं है। और जैसे ही वो प्रभार लेंगे या उसके पहले भी हम उनको दे सकते हैं, और जैसे वो अनुमोदन करके हमको देंगे प्रक्रिया हम फिर प्रारंभ कर देंगे। तो जो ये ठीकरा यहाँ ठोक रहे हैं कि हमारे कारण ये सब रुक गया। बाजार से अगर खरीद रहे हैं आप भी आम तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में बिकने वाले कार्बाइड से पके हुए आम आपको बीमार कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस समय गर्मी के दिनों में बाजार में फलों का राजा आम हर तरफ सजा हुआ है। अलग अलग प्रजातियों में आम बाजार में खूब बिकते नजर आ रहे हैं। हर व्यक्ति आम के फल की मिठास को लेने के लिए आतुर है, चाहे देशी आम हो, कलमी, लंगड़ा या फिर केसर या दशहरी। आम सबकी पसंद है। रस भरे आमों के स्वाद भोजन का जायका दोगुना कर देते हैं। आम के औषधीय गुण भी हैं, लेकिन कई बार बाजार में बिकने वाले पके हुए आम आपकी सेहत को भारी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बाजार की नब्ज पकड़ने के लिए व्यापारी रासायनिक तौर पर आमों को पका देते हैं, और जिन रसायनों का इस्तेमाल इन्हें पकाने के लिए किया जाता है वो बेहद घातक सिद्ध हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आम व्यापारियों ने ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ करते हुए आमों को जल्दी पकाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कृत्रिम रूप से आमों को पकाकर बाजार में धड़ल्ले से बेचा जाता है, और पके और मोहक से दिखाई देने वाले आमों को खरीदते समय हम भूल जाते हैं कि यही आम हमें किस कदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आमों को पकाने के लिए जिस रसायन का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है उसे कैल्शियम कार्बाइड के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक शोधों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैल्शियम कार्बाइड एक घातक कैंसर कारक रसायन है। इसका उपयोग लंबे समय तक करने से मानव स्वास्थ्य को बेहद हानि पहुंच सकती है। जल्दी बिक्री और ज़्यादा मुनाफे की चाहत में आमों को इस रसायन का उपयोग कर पका दिया जाता है और बाजार में खुलेआम बेच दिया जाता है। क्या कहना है जानकारों का, आप सुनिए। लेकिन फ्रूट्स के बीच बीच में जैसे आम के सीज़न में ये दिक्कतें बहुत देखने में आती हैं, तो उनमें हम लोग सैम्पलिंग कराते हैं। एक बार जो एडल्ट्रेशन इस प्रकार का चल रहा है सब्जियों में या कच्चे फलों में है, तो इनका भी हम लोग एक बार सैम्पलिंग करा के और परीक्षण की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार इसका परीक्षण। ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा सवाल और सीजन के हिसाब से पूछा गया सवाल है। आम की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड नामक एक केमिकल होता है, उसको उपयोग किया जाता है, जिससे कच्चे आम भी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही ये पके हुए से दिखने लगते हैं। कैल्शियम कार्बाइड में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है पेट की, उपापचय की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। हालांकि इसका असर कम उम्र में बच्चे भी हैं उन पे भी ब्रेन पे पड़ता है, उनके विकास पे पड़ता है, जो कि हमने पहले आपको बताया। उपापचय में वही है कि आम, अच्छा आप देख रहे होंगे आम जो ज्यादा खा रहे हैं स्वाद तो आ रहा है, पर कुछ समय बाद उनको अचानक से पेट में ऐंठन और मरोड़ जैसा ही हमने अभी पिछले 2 हफ्तों में ऐसे हमने 10-12 मरीज देखे जिनका सीधा यही कहना था कि साहब आम खाए, पके हुए बढ़िया डॉक्टर साहब आम लेके आए थे, स्वादिष्ट था, मीठा था, उसको धो के खाया, दिन में धो के खाया, पर कहीं ना कहीं वो कार्बाइड से पके थे। उन्हें जैसे ही उनके पेट में गए तो आंतों की प्रक्रिया डिस्टर्ब हुई और वहां से ऐंठन और मरोड़ उत्पन्न हुई। तो उनको ये लगता है कि कहीं फूड पॉइजनिंग नहीं है। ये फूड पॉइजनिंग नहीं है, ये आम को पकाने वाली जो गैस, ये एक तरीके की गैस पॉइजनिंग है। और लंबे समय तक ऐसे आम को खाते रहे, हालांकि सीजन तक ही रहता है सीमित, ये अच्छी बात है, पर ऐसे ही कार्बाइड से पके हुए आम, केले, ये हम लंबे समय तक खाते रहे तो कहीं ना कहीं हम मेरे हिसाब से जो हम प्राचीन परंपराओं को और हम लोगों ने जो पुरानी परंपराएं जो हमारे इस देश में रही हैं उसी को जीवित रखने की और जागरूक करने की आवश्यकता है। जैसे हम बात करें कि पहले हम लोग छोटे आम खाते थे जिसमें जालियां ज्यादा रहती थी, उसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डालते थे, ना ये सब डालते करते थे। हम लोग बचपन में जाते थे, दिखने को बाहर से जरूर हरे दिखते थे पर अंदर से रसीले, थोड़े खट्टे भी होते थे। खट्टे का भी अपना फायदा है, विटामिन सी मिल जाता था और वो हमारे लिए ठीक रहते थे। धो करके खाएं। मार्केट में जाने के लिए चूंकि अब मार्केट से ही लेना मजबूरी हो गया है, क्योंकि गांव में उतने पेड़ बचे नहीं है, सब इम्पोर्ट होके आते हैं, कोई यूपी से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है। तो हमें देखना है कि ज्यादा चमकीले या आम के छिलके में कोई नाखून से ऐसे खुरच करके देख ले कि कुछ ऐसा क्रीम जैसा या मोम जैसा तो नहीं निकल रहा है, उसको नहीं लेना है। आपको लगता है कि ये शाम का शाम, जैसे दशहरी हमारे यहाँ होता है, दशहरी आम का साइज हम माउस की बात करें तो इतने बड़े या थोड़े से और बड़े हो सकते हैं, पर कुछ अतिरिक्त ही बड़ा दिख रहा है, अतिरिक्त ही भारी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड होने की संभावना है। तो जो चीजें सामान्य हैं। रीवा में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर रीवा के ट्रांसपोर्ट नगर में जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नशे के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले सुजीत द्विवेदी के द्वारा नशे के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया गया। सुजीत द्विवेदी के द्वारा नशे के जंजाल में फंसे युवाओं को पैर पखार कर उन्हें नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। इधर विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शासन और प्रशासन की ओर से कई तरह के आयोजन किए गए, जिसमें मुख्य रूप से युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरणात्मक संदेश दिया गया। नशे के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले सुजीत द्विवेदी ने कहा कि नशे के जंजाल में फंसे लोग, हमारे युवा पीढ़ी एक तरह से बीमारी की चपेट में है, जिन्हें बीमारी से मुक्त करना है। एक अच्छे देश की कल्पना करने के लिए सबसे पहले युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करना होगा। साथ ही देश में छुआछूत, जातिवाद के भेदभाव को भी समाप्त करना होगा। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और इस अवसर पर हमने जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनको हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई है। और हमारा उद्देश्य है कि इनका जीवन, जो लोग नशा करते हैं, इनके जीवन को बहुत अच्छा बनाना, ये नशे से दूर रहें, अपने माता पिता की बात मानें, घर परिवार के साथ रहें। ऐसे ऐसे लोग थे जिनके नशे की वजह से घर परिवार से दूर हो गए थे और हमने अब उन सब को मतलब उनके परिवार से मिलाया, नशे से दूर किया और लोगों ने संकल्प लिया कि जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। और दूसरा, अभी जो सत्येंद्र रावत के हमने पैर धोए, हमारा उद्देश्य था कि जो समाज में अपने जातिवाद फैला हुआ है, लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो आदिवासी हैं, वो यादव हैं, वो पटेल हैं, समाज सबका है, देश सबका है और सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। समाज में नफरत नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि नशे की वजह से जब लोग नशे में होते हैं तो लोग उसका गलत फायदा उठा जाते हैं। इसलिए लोगों से अनुरोध है कि आप यदि नशे में नहीं रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपका नाजायज रूप से फायदा कभी जीवन में नहीं उठा पाएगा। अभी जो मऊगंज में घटना हो गई वो नशे की वजह से सिर्फ हुई, वरना देश सबका है, समाज सबका है, चाहे आदिवासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, पटेल हो, यादव हो, साकेत हो। इसलिए देश सबका है, समाज सबका है, सब लोग भाईचारे के साथ रहें और नशे से दूर रहें। यदि आप नशे से दूर रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके बीच में नफरत का बीज नहीं बो पाएगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।